सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके DL 4th सेमेस्टर के थर्ड पेपर यानी कि साइंस विषय के पेपर का पूरा सोल्यूशन लेकर के आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके साइंस विषय का पूरा सोल्यूशन यहाँ पर हम देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखते हैं। दोस्तों, बहुत अच्छा पेपर आया था और यहाँ पर आप देखिए पहला ही प्रश्न पढ़ाया हुआ है। गैलेना किस धातु का अयस्क है? कल मैंने सुपर फास्ट रिवीजन में आपको बताया था। तो किसका अयस्क है? हम सभी को पता है कि लेड का अयस्क है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, वातावरण और जीवधारियों के पारस्परिक संबंधों से क्या बनता है? तो वातावरण और जीवधारियों के पारस्परिक संबंधों से क्या बनता है? पारिस्थितिकी तंत्र। ऑप्शन नंबर 2 जो है ये सही हो जाएगा, पारिस्थितिक तंत्र। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, बहुत अच्छे से मैंने आप लोगों को समझाया है कि किस सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है। किस सेल को हम पुनः आवेशित कर सकते हैं? हम सभी के घरों में इन्वर्टर लगा होता है। इन्वर्टर को ही हम क्या कहते हैं? जो इन्वर्टर की जो बैटरी होती है उसी को ही हम क्या कहते हैं? सीसा संचायक सेल। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 जो है ये सही हो जाएगा। इसे हम एक बार बैटरी डिस्चार्ज होती है इन्वर्टर की, फिर उसको हम चार्ज कर लेते हैं। कैसे? लाइट से या विद्युत से। तो इस तरीके से सीसा संचायक सेल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, नोबेल गैस का उदाहरण है। तो क्रिप्टॉन, रेडॉन, जिनॉन। तो यहाँ पर आप देखिए रेडॉन दिया हुआ है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। नोबेल गैस मतलब अक्रिय गैस है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सर्वाहारी जंतु किस प्रकार का भोजन करते हैं? तो जो सर्वाहारी जंतु होते हैं वो शाकाहारी भी होते हैं, मांसाहारी भी होते हैं, जैसे कि मनुष्य। ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि 5 के पांचों आपने बिल्कुल सही किए होंगे और 5 में 5 नंबर आपके बिल्कुल सही होंगे आपके साइंस में। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, अतलग उत्तरी प्रश्नों में। दोस्तों, कोई भी प्रॉब्लम हो तो ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पर कॉल करके मैसेज करके आप सारी जानकारी हमसे ले सकते हैं चैनल के बारे में, किसी भी चीज के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 है, विद्युत धारा से आप क्या समझते हैं? इसका मात्रक लिखिए। तो किसी चालक में प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा को ही हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, किसी चालक में प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा को ही विद्युत धारा कहते हैं। और फॉर्मूला हम सभी को पता है, Q बराबर I इंटू टी, यानी कि I विद्युत धारा बराबर Q अपॉन टी के हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखिए I यानी कि इसका मात्रक पूछा है तो इसका मात्रक होता है एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। आपको परिभाषा लिखनी थी और उसका मात्रक बताना था और कुछ नहीं। ठीक है, यानी कि एकांक समय में प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा ही क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है। किसी भी चालक में प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा विद्युत धारा कहलाती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, मानव में पाए जाने वाले किन्हीं दो अवशेषीय अंगों के नाम लिखिए। तो आपको लिखना था यहाँ पर अपेंडिक्स, इसके अलावा पूंछ की हड्डी, सिर्फ 2 ही आपको लिखना था। ज्ञान दांत भी आप लिख सकते हो। इसके अलावा कान की जो मांसपेशियां होती हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 पर, सोडियम धातु की जल से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो सोडियम धातु हम सभी को पता है Na है। तो सोडियम धातु को हमें जल से क्रिया कराना है। ठीक है, और ये यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा 2NaOH प्लस H2 गैस निकलेगी। और यहाँ पर इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हम 2Na लगाएंगे और 2H2O। अब यहाँ पर आप देखिए इस तरह से ये बैलेंस हो गया है। तो यहाँ पर जब हम सोडियम को जल से क्रिया कराएंगे, सोडियम की जल से क्रिया कराएंगे तो ये NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो बस आपको ऐसे ही दिखाना था इसको। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्राथमिक उपचार के किन्हीं 2 उद्देश्यों को लिखिए। तो दोस्तों, प्राथमिक उपचार का जो सबसे पहला उद्देश्य होता है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन को बचाना। ठीक है, और उसकी जो स्थिति है उसको खराब होने से और रोकना और जल्द से जल्द उसकी रिकवरी हो सके। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों उस पीड़ित व्यक्ति के दर्द और पीड़ा को कम करने के लिए, जल्दी ठीक होने को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, इस तरह की चीजें हम यहाँ पर, इस तरह के सेंटेंस को यहाँ पर हमें लिखना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, एड्स किस विषाणु के कारण होता है? तो HIV वायरस के कारण होता है। बस आपको यही HIV लिख देना था और कुछ भी नहीं। HIV विषाणु के कारण होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, किसी परिपथ में 5 एम्पियर की धारा 1 घंटे के लिए प्रवाहित की जाती है तो आवेश की मात्रा की गणना कीजिए। यहाँ पर जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया है Q बराबर I इंटू टी,
बस वही फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा और हमें आई की वैल्यू पता है, आई की वैल्यू कितनी है, 5 एम्पियर है। और टी की वैल्यू पता है 1 घंटा, टी की वैल्यू पता है 1 घंटा, 1 घंटे में होता है 60 मिनट और 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड। तो फिर 60 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3600 सेकेंड। अब यहाँ पर आई की वैल्यू और टी की वैल्यू हमें मिल गई है, तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे Q बराबर आई इंटू टी के। तो आई यहाँ पर हो जाएगा 5 इंटू टी कितना है, 3600 सेकेंड, 3600 सेकेंड। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर Q की जो वैल्यू आ गई वो 18,000 कूलाम, 18,000 कूलाम आपको लिखना था। ठीक है, इस तरह से जो कूलाम है वो आवेश का मात्रक होता है। तो 18,000 कूलाम आ गया Q आवेश की मात्रा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि इसी फॉर्मूले से हमें करना था। अब इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्नों पर आते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्नों में अगर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, जैविक घटक क्या होता है, इसके घटकों का संक्षिप्त वर्णन करिए। तो दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक घटक से तात्पर्य सभी जीवित चीजों से है, जैसे पेड़ पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव और कवक, जो अन्य जीवों और उनके वातावरण के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो जैविक घटक है वो मतलब जीवित है, चाहे वो पादप हो, जंतु हो, सूक्ष्म जीव हो, यही सब क्या है, इसके एग्जाम्पल हैं। तो अगर हम पादपों के बारे में बात करें, पादप यानी कि पेड़ पौधे, तो पेड़ पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। और जंतु यानी कि जानवर, जो अन्य जीवों को भोजन के लिए खाते हैं। इसके अलावा सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया, फंगस और अन्य सूक्ष्म जीव जो अपघटन और अन्य महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में अपनी भूमिका निभाते हैं। बस यही आपको लिखना था, पादप, जंतु और सूक्ष्म जीव। ठीक है, अब इसका अगर वर्गीकरण हम बात करें तो वर्गीकरण में उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, वही चीज फिर यहाँ पर भी आ जाएगी। उत्पादक में हरे पेड़ पौधे, फिर उपभोक्ता में वे जीव हैं जो अन्य जीवों को भोजन के लिए खाते हैं, और फिर उसके बाद अपघटक वे जीव हैं जो मृत जीवों और कार्बनिक पदार्थों को तोड़ते हैं, जिससे पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण होता है, जो कि कवक और बैक्टीरिया होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, हीमोफीलिया रोग के कारण और लक्षण बताइए। तो दोस्तों ये हीमोफीलिया जो है, हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रक्तस्राव विकार है जिसमें खून के थक्के ठीक से नहीं बनते हैं, जिसके कारण चोट लगने पर खून बहना बंद नहीं होता है। ठीक है, यह मुख्य रूप से वंशानुगत होता है और कह सकते हैं हम कि आनुवांशिकी पर एक तरीके से ये आधारित होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए पूछा है कि इसके कारण बताइए और लक्षण बताइए। तो कारण ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि ये जो हीमोफीलिया है वो एक वंशानुगत का रोग है, वंशानुगत रोग है, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचता है और परिवारों में होता है। लेकिन हीमोफीलिया से पीड़ित 3 में से एक व्यक्ति को यह रोग तब भी हो सकता है जब उसके परिवार में इस विकार का इतिहास ना हो। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब हीमोफीलिया के लक्षण क्या है, तो देखिए लक्षणों की अगर हम बात करें तो छोटी उम्र से ही आसानी से चोट लग जाना, बिना किसी स्पष्ट कारण के आंतरिक रक्तस्राव, विशेष रूप से जोड़ों और मांसपेशियों में, चोट या सर्जरी के बाद सामान्य से अधिक रक्तस्राव होता है। ठीक है, ये प्रमुख इसके लक्षण हैं। इसके अलावा मासिक धर्म के दौरान या बच्चे को जन्म देने के बाद असामान्य रूप से भारी रक्तस्राव होना, ये भी हीमोफीलिया के ही लक्षण है। क्वेश्चन नंबर 14 है, मेंडलीव की आवर्त सारणी के लाभ तथा दोष का उल्लेख करिए। तो दोस्तों अगर हम गुणों की बात करें, लाभ की बात करें या गुण की बात करें, तो मेंडलीव ने तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित किया, जिससे समान गुणों वाले तत्वों को एक ही समूह में रखा जा सके। इसके अलावा नए तत्वों की भविष्यवाणी भी की थी इन्होंने। मेंडलीव ने सारणी में कुछ खाली स्थान छोड़े और भविष्यवाणी की थी कि भविष्य में इन स्थानों पर नए तत्व पाए जाएंगे जो बाद में खोजे भी गए। परमाणु भार में भी सुधार किया था इन्होंने। मेंडलीव की आवर्त सारणी ने कुछ तत्वों के परमाणु भार में सुधार किया जो पहले गलत माने जाते थे, जैसे कि इंडियम, सोना और प्लेटिनम। अब इसके दोष क्या है, सबसे पहला दोष है हाइड्रोजन की स्थिति। हाइड्रोजन को सारणी में कोई निश्चित स्थान नहीं दिया गया है, क्योंकि यह क्षार धातुओं और हैलोजन दोनों से मिलता जुलता है, यानी कि ये क्षार धातुओं से भी मिलता है और हैलोजन समूह से भी मिलता है, इसलिए हाइड्रोजन को कोई एक पर्टिकुलर कोई एक स्थान दिया ही नहीं गया आवर्त सारणी में। तो ये बहुत बड़ा दोष है। इसके अलावा समस्थानिकों के लिए कोई स्थान नहीं है। तो इनकी सारणी में समस्थानिकों के लिए कोई स्थान नहीं था, क्योंकि इनकी जो परमाणु संख्या, क्योंकि इनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन परमाणु भार अलग अलग होता है। परमाणु भार का क्रम, कुछ मामलों में परमाणु भार के बढ़ते क्रम को बनाए नहीं रखा जा सका, जैसे कि ऑर्गन और पोटेशियम। इसके अलावा समान तत्वों को अलग करना, कुछ समान गुणों वाले तत्वों को भी इन्होंने क्या कर दिया था, अलग अलग जगह पर रख दिया था, जबकि कुछ असमान तत्वों को एक ही समूह में रख दिया था। यह भी क्या है, एक तरीके से दोष है मेंडलीव की आवर्त सारणी का, यानी कि जो समान गुण वाले तत्व हैं उनको तो एक साथ रखना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं इन्होंने उनको अलग अलग रख दिया है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, ओम का नियम क्या है, समझाइए। तो दोस्तों, जो ओम का नियम है वो कहता है कि किसी धातु के तार के सिरों पर विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, बशर्ते कि सभी भौतिक स्थितियां और तापमान स्थिर रहें। यानी कि V बराबर आई आर के। तो V यहाँ पर वोल्टेज हो जाएगा, I विद्युत धारा और R यहाँ पर प्रतिरोध हो जाएगा, या I बराबर V अपॉन आर के हो जाएगा। तो यही फॉर्मूला आपको लिख देना था ओम के नियम को बता करके। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, धातु और अधातु में अंतर लिखिए। तो दोस्तों, अगर हम अंतर की बात करें तो पहले तो यही होता है कि चमक, अगर चमक के आधार पर देखें तो धातुएं चमकदार होती हैं, जबकि जो अधातुएं होती हैं वो चमकदार नहीं होती हैं, ग्रेफाइट को छोड़कर। इसके अलावा चालकता, जो धातुएं होती हैं वो उष्मा की सुचालक होती हैं या बिजली की अच्छी सुचालक होती हैं, लेकिन अधातुएं आमतौर पर क्या होती हैं, कुचालक होती हैं, केवल ग्रेफाइट को छोड़कर। फिर इसके अलावा जो धातुएं होती हैं, जो धातुएं जितनी भी होती हैं सब कठोर होती हैं, जबकि अधातुएं नरम होती हैं। ठीक है। इसके अलावा तन्यता की अगर हम बात करें तो इन्हें हम तार के रूप में खींच सकते हैं, जैसे कि तांबे का तार हुआ, तांबे का तार हम यूज करते हैं। इसके अलावा लोहे का भी होता है। तो इस तरीके से इनको हम खींच करके बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो अधातुएं होती हैं ये भंगुर होती हैं, ये टूट जाती हैं, इनको हम खींच नहीं सकते, ये तन्य नहीं होती हैं। तो ये कुछ प्रमुख अंतर थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, लैमार्कवाद तथा डार्विनवाद के सिद्धांतों में मुख्य अंतर क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों, अगर हम लैमार्कवाद की बात करें तो लैमार्कवाद अर्जित लक्षणों की विरासत पर आधारित है, जबकि डार्विनवाद प्राकृतिक चयन के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है। लैमार्कवाद की अगर हम बात करें तो लैमार्क के अनुसार जीवों में जीवन काल के दौरान होने वाले परिवर्तन, जैसे कि अंगों का अधिक उपयोग या अनुपयोग, उनकी संतानों में विरासत में मिलते हैं। जैसे लैमार्क के सिद्धांत के अनुसार जिराफ की लंबी गर्दन इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने अपने जीवन काल में अधिक उपयोग के कारण अपनी गर्दन को लंबा किया, और यह विशेषता उनकी संतानों में भी आ गई, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी वो आती गई। जबकि डार्विन ने इसी पर क्या कहा, डार्विन ने क्या कहा है कि जो जीव बदलते हुए वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल ले गए, या प्रकृति के अनुसार उन्होंने अपने आप को चेंज किया, जैसे जब नीचे नहीं कुछ खाने को मिला तो फिर वो ऊपर जो पेड़ पौधे की पत्तियां थी, पेड़ों की पत्तियां थी, उनको खाने का प्रयास किया जिराफों ने, और जो जिराफ खा पाए वो जीवित रह पाए, जिनकी खाते खाते उनकी गर्दन लंबी हो गई तो वो जीवित रह पाए, और जो नहीं खा पाए वो उनकी मृत्यु हो गई। यानी कि ये प्रकृति ने यहाँ पर डिसाइड किया कि कौन जीवित रहेगा या कौन जीवित नहीं रहेगा, यानी कि जो जो योग्य था वो जीवित बचा, जो योग्य नहीं था वो जीवित नहीं बचा। ये था डार्विनवाद का सिद्धांत। तो अगर इस तरीके से दोस्तों आपने लिखा होगा तो बिल्कुल सही होगा। तो याद रखिएगा, लैमार्कवाद अर्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत इन्होंने कहा है, जबकि डार्विनवाद ने प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत दिया है। ये हो गया। दूसरा, दोनों ने ही पर्यावरण की भूमिका को महत्वपूर्ण माना है। ये हो गया। इसके अलावा जिराफ की लंबी गर्दन क्यों हुई, ये अर्जित विशेषता है लैमार्कवाद के अनुसार, जबकि डार्विन ने क्या कहा कि जिराफ की लंबी गर्दन क्यों हुई, प्राकृतिक चयन के कारण, प्रकृति के कारण। क्वेश्चन नंबर 18 है, रुधिर कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो हम सभी को पता है कि WBC, RBC यानी कि लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लाज्मा। तो याद रखिएगा दोस्तों कि लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका और प्लेटलेट्स, प्लाज्मा नहीं प्लेटलेट्स, तो ये 3 कण होते हैं, और इन्हीं तीनों के बारे में हमें क्या करना था, लिखना था। तो यहाँ पर पूछा है किसी एक रुधिर कणिका के कार्य भी बताइए। तो अगर हम WBC की बात करें, तो WBC व्हाइट ब्लड सेल या श्वेत रुधिर कणिकाएं क्या करती हैं, हमारे शरीर को संक्रमण से लड़ने में मदद करती हैं, यानी कि हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करती हैं। ठीक है। इसके अलावा जो प्लेटलेट है उनका भी काम हमें पता है, रक्त का थक्का बनाने में काम आते हैं। और जो लाल लाल रुधिर कणिकाएं हैं, जो रेड ब्लड सेल है, ये क्या करते हैं, ये हमारे शरीर में ऑक्सीजन को विभिन्न अंगों तक पहुंचाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाते हैं। WBC, RBC और प्लेटलेट्स, तो ये तीनों ही हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि पेपर आपका अच्छा हुआ होगा। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हो मैंने सबको पढ़ाया हुआ है आपके साइंस में, और उम्मीद करती हूँ कि आपने क्लास को और मास्टर क्लास को अच्छे से पढ़ा होगा और आपका ये पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और जहाँ कहीं कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, सारे विषयों के सोल्यूशन की लिंक, यानी कि आपका फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर, आपका गणित विषय का सोल्यूशन का लिंक, आपको सारे विषयों के सोल्यूशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। सारे विषयों की मास्टर क्लास की भी लिंक मिल जाएगी, और सारे विषयों की सुपर फास्ट रिवीजन भी आज आप देख करके जाइएगा। देख करके गए होंगे, आपको उसका फायदा भी मिला होगा, तो जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। चैनल से बने रहिए। जय दोस्तों।